कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं और जो साथ देता है वह बिना मतलब तो कतई नहीं। अनुप्रिया के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उसके पति प्रदीप को कोरोना हुआ। दोस्तों, कहानी विस्तार से शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आगे भी आप लोग के लिए नई नई कहानियां लेकर आती रहूं। धन्यवाद। कहानी विस्तार से। प्रदीप सुबह समय पर उठा नहीं तो अनुप्रिया को चिंता हुई। उसने प्रदीप को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। अनुप्रिया घबरा उठी। प्रदीप को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। अनुप्रिया ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से प्रदीप को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। अनुप्रिया और प्रदीप की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में अनुप्रिया की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर ही वह काम उठी। जल्दी से उसने मां को फोन लगाया। मां, प्रदीप को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाएं शुरू कर। हाँ मां, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, वरना जेठजी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा, मां ने समझाने का प्रयास किया। अनुप्रिया ने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाएं भी देती रही। इस बीच प्रदीप की हालत ज्यादा खराब होने लगी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए आ नहीं सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था, रिश्तेदार चाह कर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब अनुप्रिया ने अपने दोस्तों को फोन लगाया, पर सब ने बहाने बना दिए। अकेली अनुप्रिया पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह अनुप्रिया खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक-हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाजत नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखी। वह दवाएं लेने गई, मगर जो सबसे जरूरी दवा थी वही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवास सी वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। अनुप्रिया ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूं, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी शॉप है, उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी हैं, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूं।
बहुत मेहरबानी होगी, सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए अनुप्रिया ने कृतज्ञ स्वर में कहा। मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहां मिल जाए, कहकर वह चला गया। करीब 2 से 3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली, मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? अनुप्रिया का चेहरा भी खिल उठा था। अरे नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, आप पहले यह दवा खिलाइए मरीज को। कुछ दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और अनुप्रिया पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। अनुप्रिया जब भी व्यथित होती तो उसके कंधों पर सिर रख कर रो लेती। कोई चीज लानी होती तो रामू लेकर आता, अनुप्रिया को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन प्रदीप का ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब रामू ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन अनुप्रिया ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ न, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता, और दूसरी बात, हम दोनों हम सफर नहीं हैं। तो क्या हुआ, हमदर्द तो है ना? आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्करा उठी थी। धीरे धीरे प्रदीप की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की भी कमी थी, कई वेंटिलेटर्स खराब हो गए। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्करा उठी थी। धीरे धीरे प्रदीप की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की भी कमी थी, कई वेंटिलेटर्स खराब हो गए। बदहवास सी अनुप्रिया ने रामू को फोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता न करो अनुप्रिया जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। रामू ने उसे ढाढ़स बंधाया और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था करा दी। शाम में सब निपट गया तो रामू का हाथ पकड़कर रुंधे गले से अनुप्रिया इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है रामू जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं, केवल आप हैं, जिसे 4 से 6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है ऐसे आपके बिना रह ही नहीं सकती। उसकी बात सुनकर रामू ने एक अलग ही नजर से अनुप्रिया की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर चला गया। अनुप्रिया के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि रामू का साथ इस परेशानी के समय में भी
कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह केवल रामू के बारे में सोचती रह गई। इसी तरह 2 से 3 दिन और गुजरे। प्रदीप की हालत काफी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह अनुप्रिया को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में अनुप्रिया को लगा जैसे वह अधूरी रह गई, उसका सब कुछ छिन गया है। रामू ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। इस वक्त भी रामू ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने अनुप्रिया को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतजाम कराया। अनुप्रिया के साथ वह शमशान तक गया, फिर अनुप्रिया को उसके घर छोड़ने आया। अनुप्रिया लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। रामू समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है तो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब होगी। तब रामू ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। अनुप्रिया के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी, फिर अनुप्रिया को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। अनुप्रिया को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम कर और सांत्वना देकर वह वापस लौट गया। 2 से 3 दिनों बाद जब अनुप्रिया थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उबरी तो उसे रामू की याद आई। रामू उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। बस एक फोन नंबर था। उसने फोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। अनुप्रिया घबरा उठी, वह रामू से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा हो ना सका। 2 से 3 घंटे वह लगातार फोन ट्राई करती रही, मगर फोन बंद ही आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और रामू का भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन एरिया में घूम घूम कर रामू को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठे होते थे। फिर वह उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई, हर तरफ चक्कर लगा लिया, मगर रामू कहीं नजर नहीं आ रहा था। थककर वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी, अब क्या करे। तभी उसे वह नर्स नजर आई जिससे अनुप्रिया की जान पहचान हो गई थी। अनुप्रिया के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। अनुप्रिया उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारा करती। नर्स ने रामू को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। अनुप्रिया दौड़कर नर्स के पास गई। दुखी स्वर में नर्स ने कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाए। जो लिखा था वह हो गया, पर यह बताओ अम्मा, आपको रामू याद है? जो अक्सर मेरे साथ होता था, उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी तो मृत्यु हो गई, वह खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है। और जानती हो बेबी, वह तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 125। सच अम्मा, आप उसे पहचानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ, तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं, अकेला है वह। मैं हूं ना अम्मा, मैं उसके अटेंडेंट के रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद अनुप्रिया पूरे मन से रामू की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना,
उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टरों से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना जैसे काम वह पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच रामू की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू ले जाने की जरूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म बढ़ाया, उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। अनुप्रिया कुछ पलों के लिए सोचती रही कि वह क्या लिखे, फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज थमाकर वह खुद में ही मुस्कुरा उठी। 2 से 3 दिन आईसीयू में रहकर रामू की हालत में सुधार शुरू हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7 से 8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इतने दिनों तक अनुप्रिया ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात रामू की सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और रामू को अपने घर ले आई। रामू ने टोका तो अनुप्रिया ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होगा। मगर अनुप्रिया, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है रामू, जब मुझे जरूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं ना, उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है। इसमें गलत क्या है? तुम थोड़ी ठीक हो जाओ फिर सोचेंगे कि क्या करना है। अनुप्रिया ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन अनुप्रिया ने जी भर कर रामू का ख्याल रखा, हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। अनुप्रिया एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफी संपत्ति और गहने भी छोड़े थे। बस एक हम सफर की कमी थी जिसे रामू पूरा कर सकता था। उस दिन शाम में अनुप्रिया ने रामू के हाथों को थाम कर कहा, जो बात मैंने अनजाने ही उस फॉर्म में लिखा, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हम सफर के रूप में भी स्वीकार हूं? मुझे लगता है अनुप्रिया कि अब यह बात कहना फजूल है। मतलब यह कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हम सफर बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता। कहकर रामू ने अनुप्रिया को गले से लगा लिया। हेलो दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा मनोबल बढ़े। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगली कहानी में। और हाँ, सब्सक्राइब कर कमेंट भी करें। लव यू ऑल। बाय।